नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मासिस्ट एग्जाम के कुछ बेहतरीन सवाल और उनके जवाबों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और वीडियो के बीच में मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास चीज़ रखी है, उसको भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपसे। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं हमारे फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल के साथ में। देखिए, पूछता है द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इज। प्लेटलेट प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? देखो ऑप्शन प्लाज्मिनोजन, थ्रोम्बोपोएटिन, फाइब्रिनोजन या फिर इरिथ्रोपोएटिन। तो यहाँ से सही जवाब लिखना है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस से रिलेटेड होता है प्लेटलेट, तो ये थ्रोम्बोपोएटिन को आपने टिक करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, प्लाज्मा फ्रॉम विच द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज। प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दोगे तो क्या बोलेंगे उसको? लिम्फ, सीरम, प्लाज्मिन या फिर प्लेटलेट। तो यहाँ से सही जवाब करना है सीरम, है ना। अगर प्लाज्मा निकाल दोगे, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर निकाल देते हो तो उसको सीरम बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। विटामिन के जो है वो जरूरी है सिंथेसिस के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स के। कौन कौन से? तो यहाँ ऑप्शन दिया है 9, 10, 3 एंड 2। तो जो विटामिन के लगता है क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने के लिए, तो उसमें 9 आएगा, 10 आएगा, 7 आएगा और 2 आएगा। ये 3 नहीं आता है दोस्तों, तो एक्सेप्ट बोला है ना, तो ये सी आएगा इसमें। क्लॉटिंग फैक्टर्स 3 बनाने के लिए विटामिन के की कोई जरूरत नहीं है। द शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्क इज। इरिथ्रोसाइट का शेप बोला है, कैसे होता है? बाय कॉन्वेक्स, कॉन्केव, कॉन्वेक्स या फिर बाय कॉन्केव। तो ये बाय कॉन्केव होते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ डिसीज होता है ब्लड का तो उसका शेप बदल जाता है ना। तो यहाँ पे देखो पूछा है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल्स इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की जगह पे वो कैपिलरी से बाहर निकल के आते हैं न्यूट्रोफिल्स। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज। तो डिक्यूजेशन, डायप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, डिग्लूटिशन या फिर डायपेडेसिस। तो ये डायपेडेसिस बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छी टर्म है। नेक्स्ट सवाल है, द क्लॉटिंग फैक्टर 9 इज अदरवाइज नोन एज। क्लॉटिंग फैक्टर 9 का दूसरा नाम भी यहाँ पे पूछा है। देखो क्रिसमस फैक्टर, हेजमन फैक्टर, लेबाइल फैक्टर या फिर स्टुअर्ट प्रोर फैक्टर। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एड्स इज अ डैश डैश इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज। कौन सा इम्यूनो डिसीज है ये? इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वाटरनरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, एड्स जो है ये सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज है, ठीक है। सेकेंडरी टाइप का होता है ये। और नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस इज, ये क्या है? एक फंजाई का है या फिर बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ या फिर वायरस? तो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस एक प्रोटोजोआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे के सेशन पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो खास चीज मैंने आपके लिए लाई है वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला चैनल है फार्मा नोट्स, जहाँ पे 2.5 लाख लोग अब बनने वाले हैं, फॉलोअर्स बनने वाले हैं, सब्सक्राइबर बनने वाले हैं, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ये हमारा एक प्राइमरी अर्निंग सोर्स हो जाएगा दोस्तों। हम जो फार्मा की पढ़ाई करते हैं ताकि हमें एक जॉब मिले जिससे हमारी एक बेसिक अर्निंग बन जाए, है ना। तो इसे हम प्राइमरी जॉब बोलेंगे, जिससे हमारी सारी नीड है, ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ कि सरकारी जगह इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि सबके लिए जॉब हो जाए। तो यहाँ पे हमें अपने लिए कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढना होता है जो प्राइमरी है। जिनका सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी हमने और एक सेकेंडरी सोर्स निकाला है जो बहुत सही है दोस्तों। तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे सेवंथ सेंस करके। ये हमारे नाम से ही आएगा, विकास बोपिनवार, और ये हमारा मोबाइल नंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे सेवंथ सेंस चैनल का लोगो होगा दोस्तों। यहाँ से मैं आपको सेकेंडरी अर्निंग, जो पैसिव अर्निंग होती है, जो आपकी लग्जरियस जो भी एम्बिशंस है उनको पूरी करने में काम आएगी, और ये सभी लोग करते हैं दोस्तों। ये जो चैनल है ये बना है शेयर मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, या बहुत सारे लोग इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिंग चैनल है, एक बहुत ही सक्सेसफुल चैनल है दोस्तों। अभी बहुत वायरल हो रहा है ये चैनल, और इसको इतना अच्छे से बनाया है, इतना इजीली बनाया है। तो मैं सोचता हूँ ये चीज़ें आपको भी आनी चाहिए, ताकि आप भी आपका एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग बना पाए दोस्तों। देखो, ये फार्मा नोट से आप पढ़ाई करोगे, आपको जॉब लग भी जाएगी, लेकिन वहाँ पे परेशानी भी होती है। एक बॉस होते हैं, आपके प्रोफाइल होता है काम का,
वो सारी चीज़ें करने पर आपको एक आमदनी मिलेगी जिससे आपका घर चलेगा दोस्तों। लेकिन फैमिली की जो लग्जरियस एम्बिशंस होती है वो इन जॉब से पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज सीखना जरूरी है। देखो मैं ट्रेडिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार सीखने की बात कर रहा हूं, मैं आपको सीखने के लिए उत्साहित कर रहा हूं दोस्तों। ये चीजें अगर आप बाहर सीखने भी जाओगे तो बहुत महंगी होगी और लोग शायद आपको मिसगाइड भी करें। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने अनुभव के साथ में इसका पूरा जर्नी लिखा हुआ है जहां से आप बहुत सारी चीजें आसानी से सीख सकते हो दोस्तों। तो ये आपका सेकेंडरी अर्निंग सोर्स हो जाएगा। ये बहुत लोगों के लिए अपने प्राइमरी अर्निंग से बहुत ज्यादा अर्निंग देता है, लेकिन इसे सही मायने में सीखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने दो पेन रखे हैं जिसका एक रेड है और एक ग्रीन है दोस्तों। ये ग्रीन जो है ना, शेयर मार्केट में इसको बुलिश बोलते हैं, बुलिश मार्केट यानी ऊपर चढ़ता है, और ये जो है रेड वाला इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो ये बियरिश मतलब गिरने वाला। तो यहाँ पे मैंने आपकी जीत के लिए ये सिंबल रखा हुआ है। ठीक है, ये कि ग्रीन कैंडल की तरह आपकी आमदनी ऊपर जाए। देखो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, आप चाहे प्राइमरी जॉब करो चाहे सेकेंडरी करो, कि हम हमारे फैमिली के लिए कुछ पैसे जुटा सके, है ना, ताकि हमारा घर चल सके और उससे भी आगे हम हमारे फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ दे सके दोस्तों। हम फार्मासिस्ट है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने नाना पाटेकर का एक मूवी देखा था जिसमें एक बड़ी कंपनी खराब हो जाती है ना, इंजीनियरिंग की कंपनी होती है, उसकी मशीन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे नाना पाटेकर आते, वो बोलते मैं मशीन को ठीक कर दूंगा, और उस ठीक करने के लिए वो मुआवजा जो है 1 लाख रुपए का बोलते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए आपको उसका चार्जेस लगेगा मशीन को ठीक करने का। तो उसका जो बॉस होता है वो तो रेडी हो जाता है, ठीक है मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मशीन को चालू करो, पूरी मशीन बंद पड़ी है, आमदनी बंद है, आप इसे चालू कर दो। तो नाना पाटेकर जी सिर्फ एक हथौड़ा मार देते हैं। ठीक है, एक हथौड़ा एक जगह पे मार देते हैं और मशीन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो वो बॉस फिर मुकर जाता है अपनी बात से कि मैंने 1 लाख रुपए देने का तय हुआ था लेकिन मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, तुमने किया ही क्या है यार, एक हथौड़ा एक जगह पे मार दिया हो गया, इसका तो मैं आपको 100 रुपया ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो नाना पाटेकर जी उसको जवाब में बोलते हैं, जी हथौड़ा मारने का तो मैंने भी 100 रुपया ही चार्ज किया है, लेकिन बाकी का बचा हुआ जो पैसा है ना, कि हथौड़ा कहाँ मारना है उसका है। तो मैं आपको फार्मा नोट्स को पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, करिए, अपने प्राइमरी जॉब की तैयारी करिए, लेकिन एक सही सोर्स, एक सेकेंडरी अर्निंग आपका होना चाहिए। इसलिए 7 सेंस से आपने आपका स्टडी आज ही चालू करना है। इसका लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देना जरूर चाहूंगा। आप इसे 2 मिनट जरूर सुनिएगा दोस्तों, ये आपकी लाइफ बदल देने वाला मोड है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैं क्या क्या चीजें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, ये चैनल तो मैंने आपको बोला है किस चीज के लिए बना है। इसमें देखिए मनी इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो पैसा आता है, जो भी हमारा प्राइमरी जॉब होता है, उससे 2, 3, 4, 5% पैसे आप शेयर मार्केट में डालना जरूरी है। ये आज की नीड है दोस्तों। ठीक है, आप तो फार्मासिस्ट है, भली बात ही मेरी बातों को समझ जाएंगे, मैं भी एक फार्मासिस्ट ही हूँ। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, इक्विटी में करना है, डेरिवेटिव जो फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट होता है, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर होते हैं, आईपीओज होते हैं, या फिर एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जहां पे भी आपको पैसा डालना है वो दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए दोस्तों, है ना। पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, आपने भी सुना होगा। आप कहाँ कहाँ मेहनत करोगे यार, आप कहाँ कहाँ जॉब करोगे, लेकिन यहाँ पे पैसा आपके लिए कमा के लाएगा। तो ये चीजें आपने सीखना जरूरी है, ताकि आपने कल जाके पैसे कमा के उस पैसों से अपने लिए और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, ताकि आप आपके फैमिली का पूरा ख्याल रख सको। यहाँ पे मैं आपको शेयर मार्केट में जो बुलिश कैंडल स्टिक होती है, इसको कैंडल स्टिक बोला जाता है, ये ग्रीन कलर में, हमें बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होंगी, लेकिन नो मैटर, जीरो से लेकर के एडवांस ट्रेडिंग तक मैं आपको इस चैनल के जरिए सिखाऊंगा दोस्तों। ये बुलिश जो होती है ग्रीन कलर की कैंडल होती है, और बियरिश जो होती है रेड कलर की कैंडल स्टिक होती है, इसको कैंडल स्टिक बोला जाता है। इसे टेक्निकल प्राइस एक्शन में इस कैंडल स्टिक से कुछ ना कुछ चार्ट बनते हैं, जिस चार्ट से हमें पता चलता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। कुछ फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जैसे मार्केट में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ चीजें आती है कि आरबीआई की पॉलिसी बदली है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसी बनाया है, मॉनिटरी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए, तो उसका इंपैक्ट जो है मार्केट पे होता है, तो वहां से हम पैसा बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस शेयर मार्केट की प्राइवेट कोचिंग कर भी लो ना, तो 15,000, 30,000 या फिर 1 लाख तक का फीस होता है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट लोग इतना पैसा नहीं दे सकते। लेकिन ये चीज हर कोई बंदा सीख रहा है, और ये प्राइवेट कोचिंग वाले ये पूरी चीज बताते भी नहीं है, कुछ चीजें हिडन रखते हैं, तो इतने पैसे से हमारा सीखना भी नहीं हो जाता है, और सीखने के बाद हम वो चीजें भूल भी जाते हैं। लेकिन
आज ये जो सेवन सेंस है, जैसे हम यहाँ पे फार्मा नोट्स पे आपको चीजों को आसान करके बताते हैं, आसानी से बताते हैं दोस्तों, तो ट्रस्ट करिए आज सेवन सेंस के यूट्यूब चैनल ने अपने खुद के 1.5 लाख फैमिली मेंबर्स बनाए हुए हैं दोस्तों। सब्सक्राइबर इसके 1.5 लाख है। यहाँ पे सिल्वर प्लेट हमें मिल चुकी है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। और फार्मासिस्ट मैं जानता हूँ हर एक चीज इसके लिए पॉसिबल है। हम फार्मा में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सर, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं, सुटिक्स पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स अगर हम पढ़ते हैं, ये ट्रेडिंग तो क्या चीज़ है, 1-2 महीने में आप तो इसमें ट्रेन हो जाओगे, क्योंकि सेवन सेंस ने इसे इतना आसान बना दिया है। सेवन सेंस के पहले मैं आपको बता दूं, लोगों को ये चीज़ें सीखने में 2-2, 3-3 साल चले जाते थे, लेकिन सेवन सेंस आने की वजह से ये कुछ महीनों की बात हो चुकी है दोस्तों। 1 या 2 महीने में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो और इसके जरिए अपने लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पैसे देकर के सिखाया होता है ये उम्मीद से कि कल जाके इसको एक अच्छा जॉब लगेगा, लेकिन जो लोगों को जॉब लगता है बहुत सही बात है, लेकिन जो लोग जॉब लगने से रह जाते हैं वो अपने माँ बाप को कैसे आगे सपोर्ट करेंगे, ये चीज आती है दोस्तों। तो एक बार आपका सेकेंडरी अर्निंग हो जाए, आप यहाँ से 4-5 हज़ार मंथली निकालो, तो आपको जॉब नहीं लगने का टेंशन नहीं आएगा, आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हो दोस्तों। एक प्राइमरी जॉब रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आज ये चैनल का मेरा अल्टीमेट गोल क्या है वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। देखो आज अमेरिका का $1 है हमारे भारत के 82 रुपीज के बराबर है दोस्तों। देखो कितना डिवैल्यूएशन है हमारे ये रुपीज का, है ना, हमारे चलन का कितना यहाँ पे डिवैल्यूएशन है। अगर दुनिया के बाद कंपेयर में देखोगे, अमेरिका का $1 हमारे 82 रुपीज के बराबर है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ ये ट्रेडिंग हमारे देश का हर एक जो सुशिक्षित नागरिक है वो इसे सीखे, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है सीखने की। फार्मा के लिए आप इतना सब कुछ पढ़ते हो, ट्रेडिंग के लिए इतना तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि सेवन सेंस ने सारी चीजें आसान कर दी है। और मैं चाहता हूं हर बंदा अपने लिए 5,000 रुपए मंथली कमाए यहाँ से पर मंथ, ताकि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, है ना, हर इंसान का जो कमाई है वो बढ़ जाए। और ये बढ़ने से क्या होगा, धीरे धीरे अमेरिका का $1 हमारे 1 रुपीज के बराबर आ जाएगा दोस्तों। और ये जब होगा पॉसिबल, तो ये चीज होने में भी देर नहीं लगेगी कि हमारा 1 रुपया अमेरिका के $82 के बराबर जाए। इतनी हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, भारतीय वर्ष की अर्थव्यवस्था इतनी बुलंद हो जाएगी दोस्तों कि दुनिया भर में हम सर उठा के जी सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है जब आप ये अपने लिए खुद के लिए कमाना है आपको हर मंथली। लेकिन ये आप कब करोगे, जब आप ट्रेडिंग को सही मायने में समझोगे, सही मायने में इसे सीखोगे दोस्तों। ना कि जो लोग बिना सीखे नौ सीखे होते हैं ना, जो बिना सीखे इस ट्रेडिंग में एंट्री कर गए, तो उनके लिए ये धोखा भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कोर्स करने की बात कर रहा हूँ, इस चैनल से जुड़ के सारे वीडियोस देखने की बात कर रहा हूँ, ताकि आपका एक सेकेंडरी अर्निंग सोर्स बन जाए और आप अपने लिए कुछ ना कुछ पैसे कमाए, ना कि अपने माँ बाप पर डिपेंड रहे अपनी मंथली जो भी खर्चा है वो निकालने के। आप यहाँ पे पढ़ाई खत्म करो और फिर पता चले नौकरी नहीं लग रही है, फिर भी पैसे मांग रहे हो घर से, बड़ी दुख की बात होती है दोस्तों। मैं बोलता हूँ तब तक ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करके सीख लो, क्योंकि सेवन सेंस इतना आसानी से बताता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। जितना हमने फार्मा नोट्स को आसान बनाया है, उससे कई ज़्यादा गुना सेवन सेंस को आसान बनाया। एक बार तो विजिट कर ही ले, उसकी कमेंट देखे, आपको पता चलेगा कि सेवन सेंस ने क्या दिया है। ये आपको भी अच्छे से काम करेगा दोस्तों, और आपके साथ मैं हमेशा हूँ। अच्छी चीज़ें ही आपको बताऊंगा, बुरी चीज़ें नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैं भारत का भला चाहता हूँ। इससे क्या होगा, देखो ये जब हो जाएगा ना, तो हर बंदे की जेब में पैसा आएगा। बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है पैसा, एक बार थोड़ा बहुत उसके काम का पैसा जेब में आ जाए ना, वो किसी की नहीं सुनेगा, अपने दिल की सुनेगा दोस्तों। देश को आगे बढ़ाने में वो हर चीज कर सकता है, लेकिन ये पैसा जब जेब में नहीं रहता है तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है दोस्तों। एक्सप्लॉयटेशन मतलब मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जो फार्मासिस्ट है, लेकिन जो भी प्राइवेट में जॉब करते हैं ना, तो जितना सैलरी देना चाहिए उससे कई गुना कम सैलरी देते हैं। उसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है दोस्तों। काम तो बड़े कीमत का होता है, लेकिन कीमत बहुत कम अदा की जाती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब आपका ये जरूरत कम हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं। हम जो काम जितने रुपीज़ का है उतनी डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। आपकी वैल्यू जो है वो आप दिल खोल करके उस सामने वाले के सामने डाल सकते हो कि मैंने इतना पढ़ा है, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, देना है तो दे, वरना मेरा कोई काम ऐसे अड़ा नहीं है ना, मेरा मंथली सैलरी तो यहाँ से मैंने बना लिया है दोस्तों। तो ये जब होता है तो हमारा आत्मविश्वास
जागरूक होता है हम उसके साथ में जीते हैं दोस्तों। सर उठा के जीना बहुत बड़ी बात है, किसी लाचारी से तो कई गुना अधिक बात है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ से सीखे सारी चीज़ों को और आगे बढ़े। मैं तो वहाँ पे हमेशा हूँ और मेरा मानना हमेशा यही रहा है कि फार्मासिस्ट कुछ भी कर सकता है दोस्तों। इस दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो फार्मासिस्ट ना कर पाए। फार्मासिस्ट कैन डू एनीथिंग। और ये फार्मा के साथ तो हम है ही आपके साथ में, आपका प्राइमरी करियर के साथ में भी है और आपके सेकेंडरी करियर के साथ में भी है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार 7 सेंस को आप विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उससे आपको सही जानकारी मिलेगी, सही तरीके से आप ट्रेडिंग को सीख पाओगे और अपने लिए एक सेकेंडरी अर्निंग सोर्स जल्दी ही बना पाओगे दोस्तों। आपका प्राइमरी करियर तो हम तो है ही, तो सेकेंडरी करियर भी आप बनाना स्टार्ट करें। तो उसके लिए भी मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा दे रहा हूं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, अगर हमारे प्राइमरी करियर के पीछे थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको और भी नॉलेज आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा है, द टाइप ऑफ स्पाइरोचेट्स बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस। सिफिलिस प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया बताइएगा कौन सा होगा यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन दिया लेप्टोस्पायरा, हेलिकोबैक्टर, बोरेलिया या फिर ट्रिपोनेमा। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये ट्रिपोनेमा। इट इज अ टाइप ऑफ स्पाइरोचेट बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया होगा, स्पाइरोचेट टाइप का है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सिफिलिस। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, द जीन फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज which act as marker for laboratory diagnosis of HIV infection। HIV इन्फेक्शन हुआ है तो उसका डायग्नोस करने के लिए लेबोरेटरी में जो मार्कर करके यूज किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो कौन सा होगा, गैक, टैट, पॉल या फिर एन। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों पॉल। देखो ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉल इसका जवाब रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो यम है, ए है, जी है या फिर ई है। तो हाइपर सेंसिटिविटी 1 रिएक्शन के लिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है दोस्तों, एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटीफंगल्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल। फंगल के सेल वॉल में जो ग्लूकन है उसका फॉर्मेशन कौन रोक सकता है। यहाँ से नीचे दिए हुए एंटी फंगल्स ड्रग्स है, उसमें से किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है बताना है। अलीलामाइन, पॉलिन्स, इक्विनोकैंडिन्स या फिर अजोल। सो यहाँ पे इक्विनोकैंडिन्स जो है वो ग्लूकन का सिंथेसिस जो है, फॉर्मेशन जो है सेल वॉल के अंदर फंगस के, वो रोक देता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, डैश इज अ मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन ह्यूमंस के अंदर होने वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो इंपॉर्टेंट मेन है वो बताना है। ऑप्शन में सेरोटोनिन, अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एड्रोजन है। तो अल्डोस्टेरोन ये आपको पता ही होगा, अल्डोस्टेरोन इज अ मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन ह्यूमन। नेक्स्ट है, वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज विटामिन के एंटागोनिस्ट एंटीकोएगुलेंट। विटामिन के का एंटागोनिस्ट कौन है बताइएगा। विटामिन के सभी को पता है कोएगुलेशन के लिए काम आता है, तो इसका जो एंटागोनिस्ट होगा वो जाहिर सी बात है एंटीकोएगुलेंट होगा, लेकिन ऐसा एंटीकोएगुलेंट आपको बताना है। तो इनॉक्सापैरिन, डाल्टेपैरिन, वारफैरिन या फिर हिपैरिन। तो विटामिन के एंटागोनिस्ट जो है ना वो हमेशा कोमेरिन से आता है। कोमेरिन ड्रग डेरिवेटिव जो होते हैं वारफैरिन इसमें आएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, a drug with high affinity for receptor and high intrinsic activity is a और an। देखो रिसेप्टर के लिए उसको कितनी अफिनिटी है, कितना अफेक्शन है, एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, तो इसको क्या बोला जाएगा। देखो ऐसे ड्रग को एगोनिस्ट बोला जाएगा, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट या फिर इनवर्स एगोनिस्ट। देखो ये एगोनिस्ट होगा, इसको हाई एफिनिटी है, बहुत ज्यादा अफेक्शन है उसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारा एगोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ये बेसिक फार्माकोलॉजी से आता है, फंडामेंटल फार्माकोलॉजी जो हर एक फार्मासिस्ट के एग्जाम में इंक्लूड किया हुआ है, तो वो उसमें से सवाल आती है। द मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम इज, कौन सा होगा मेजर, सबसे बड़ा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग्लोबुलिन, केराटिन, फेरेटिन या फिर अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन होता है, अल्ब्यूमिन है ना, ऑल जगह पे अल्ब्यूमिन, तो अल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which among the following drug is a responsible carbamate inhibitor used for the treatment of Alzheimer disease? Alzheimer disease में यूज होने वाला जो कि रिवर्सिबल कार्बामेट इनिबिटर भी होना चाहिए, ऐसे ड्रग बताना है आपको। देखो टैक्रीन, गैलेंटामाइन, रिवास्टिगमिन और डोनपेजिल है। तो यहाँ पे सारे ड्रग अल्जाइमर डिसीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन रिवर्सिबल कार्बामेट इनिबिटर में एक ही होगा, यहाँ से रिवास्टिगमिन करके, स्टिगमिन को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, The internal route of administration depicts one among the following route।
ठीक है। एंटरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताना है। यहाँ पे देखो इंट्राथिकल, बक्कल, ट्रांसडर्मल या फिर इनहेलेशनल, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों बक्कल कैविटी से जाता है, तो बक्कल आएगा यहाँ से। नेक्स्ट है डाइपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4 इज अ डैश प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होगा वो देखिए, स्थिरोनिन होता है, अस्पार्टिक या फिर क्रिस्टीन या फिर सेरीन, तो ये डाइपेप्टिडिल है ना, DPP4 जो होता है, तो इसको सेरीन प्रोटीएज बोला जाता है दोस्तों, सेरीन। नेक्स्ट सवाल है ड्रग हैविंग हाइड्रोजन रेसिड्यूज आर मेटाबोलाइज्ड बाय गेटिंग कॉन्जुगेटेड थ्रू, तो इसका पाथ ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलना है, जिसके साथ में हाइड्रोजन है, ऐसे ड्रग का मेटाबॉलिज्म पाथवे आपको पता चलना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, तो असिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूकोरोडेशन या फिर ऑक्सीडेशन, तो यहाँ सही जवाब होगा असिटाइलेशन होगा दोस्तों। ये जो कॉन्जुगेशन होता है जिससे हाइड्रोजन जिस ड्रग में होता है उसका मेटाबोलाइजेशन होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। टाइप 1 टाइप 2 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज अ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इसके तो नाम में ही होता है रेनिन इनहिबिटर, अभी हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे रेनिन है, यहाँ पे देखो अलिस्किरेन है, रेन एंड रेन है ना, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा, तो यहाँ से जवाब है अलिस्किरेन। बाकी दिया था आपको ट्रेंडोलाप्रिल, इर्बेसर्टान, फोसिनोप्रिल करके, लेकिन अलिस्किरेन जो है डायरेक्ट रेनिन का इनहिबिटर है, इसके नाम में किरेन रेन होते हैं ना, वो इसके लिए। ये सवाल जो है बहुत फेमस है एलिस्क्रीन वाला। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है द ड्रग विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यू टू द पॉसिबल एसोसिएशन विद रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम का नाम आने से हमें ड्रग तो पता होना चाहिए, बहुत हर बार पूछे हुआ सा है। रे सिंड्रोम जो है एस्पिरिन के साथ में रिलेटेड है दोस्तों, तो यहाँ से एस्पिरिन को टिक करते हैं। बाकी ऑप्शन आपको दिए थे सुलिनडैक, इंडोमिटासिन, किटोरोलैक जैसे ड्रग यहाँ पे दिए थे, एनेसिड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, लेकिन यहाँ से इस रे सिंड्रोम की जब बात आती है तो एस्पिरिन ही आपने टिक करना है। एस्पिरिन के साथ में ये रे सिंड्रोम को आपने हमेशा याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल द नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक विच इज अ सिंथेटिक कॉपी ऑफ न्यूरो एक्टिव कॉन्सनेल टॉक्सिन इज, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक बोलना है आपको यहाँ से। तो ऑप्शन देखो जिकोनाटाइड दिया है, फेंटानिल, डायफ्लूनिसर और इटोडोलैक दिया है, यहाँ से आएगा जिकोनोटाइड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है रिसेप्टर मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी फेल्स इन सब्सटैंशिएटिंग द कंसेप्ट ऑफ, फिर से बेसिक फंडामेंटल फार्माकोलॉजी पर यह सवाल है। तो देखिए रिसेप्टर मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी को फेल्स किया है द सब्सटेंशिंग द कंसेप्ट ऑफ, कौन सा ये फेल हुआ है ये बताना है आपने, किसके लिए ये थ्योरी फेल है। एगोनिज्म, एंटागोनिज्म, पार्शियल एगोनिज्म या फिर इनवर्स एगोनिज्म, तो यहाँ से ये इनवर्स एगोनिज्म को आपने याद रखना है। परटर्बेशन थ्योरी फेल्स इन सब्सटेंशिएटिंग कंसेप्ट ऑफ, इनवर्स एगोनिज्म को एक इसने सब्सटेंशिएटिंग करने में फेल हुई ये थ्योरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। Which among the following is a respiratory irritant type of expectorant poison? तो यहाँ से देखिए ऑप्शन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ पे और हेलियम है, तो यहाँ से सही जवाब होगा HS हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है डैश पॉइजनिंग डिक्रीजेस द हीम सिंथेसिस बाय इनएक्टिवेटिंग फेरोचिलेट एंजाइम, कौन सा किसका पॉइजनिंग होता है तो हीम का सिंथेसिस यहाँ पे कम हो जाएगा ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ फेरोचिलेट एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट करे। तो ऑप्शन है लीड है, आर्सेनिक है, कॉपर है, सोडियम है, तो यहाँ से ये लीड है जो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से हीम का सिंथेसिस कम हो जाता है दोस्तों, लीड की पॉइजनिंग होती है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू कॉज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किसकी वजह से आता है। ऑप्शन फिनोथाजीन, लिवोडोपा, स्ट्रिचनिन या फिर क्लोनिडीन, तो यहाँ से सही जवाब है स्ट्रिचनिन, स्ट्रिचनिन से हमारे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। नहीं, द सिनोनिम एंजल डस्ट इज रेफर्ड बाय एडिक्ट्स फॉर द ड्रग, एडिक्ट्स किसको हम एंजल डस्ट बोला जा सकता है वो बताइए। एडिक्ट है फेनसाइक्लिडीन का, डाइमिथाइल का, मेस्कलाइन का या फिर टैक्रिन का, तो यहाँ पे देखिए जो ड्रग्स है वो फेनसाइक्लिडीन के एडिक्ट्स जब होते हैं उनको एंजल डस्ट यहाँ पे बोला जाता है, तो फेनसाइक्लिडीन। नेक्स्ट सवाल है ड्यूरिंग द केमिकल इनएक्टिवेशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड पॉइजनिंग, फॉर्माल्डिहाइड पॉइजनिंग हुआ है और उसका इनएक्टिवेशन हम करने के लिए ट्रीटमेंट विद अमोनिया करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो फॉर्माल्डिहाइड और अमोनिया का रिएक्शन अगर आपको पता होगा तो आप इसका इजीली जवाब दे सकते हो।
पेंटाइथिलीन, हेक्सामाइन, हेक्सामिथिलीन, टेट्रामाइन, टेट्राइथिलीन, ट्रायामाइन, डाइथिलीन, ट्रायामाइन। तो यहाँ से आपको पता होगा यूरोट्रोपिन का नाम होता है हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन करके, ठीक है। The ingestion of dash insecticide causes the lethal action by inhibition of GABA mediated inhibitory chloride channel। GABA से जो mediated inhibitory chloride channel होते हैं, यहाँ पे इसका इनिबिशन किसके सहारे, किसका इंसेक्टिसाइड दिया है, तो उसका लिथल एक्शन में GABA से मीडिएटेड जो क्लोराइड चैनल है वो इनिबिट हो जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है कार्बामेट, ग्लाइफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फिर पायरेथ्राइड। तो यहाँ से सही जवाब करना है पायरेथ्राइड, जो हमारे गाबा मीडिएटेड इनिबिटरी क्लोराइड चैनल को इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइड का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, द इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स यूज्ड बाय नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास कौन सा इनऑर्गेनिक एनर्जी एज अ सोर्स इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे दिया अल्कोहल, सक्सीनेट, अमोनिया या फिर फुमारेट। तो यहाँ से सही जवाब होगा अमोनिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Growth of lactobacilli within the vaginal vault reduces कम करता है, reduces the pH to approximately कितना कम करता है, and prevents the growth of many opportunist pathogens, है ना। तो ये जो है लैक्टोबैसिलाई वेजाइनल वोल्ट के अंदर आते हैं, तो उसका जो pH है वो रिड्यूस करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली ये 4.5 तक लाते हैं, और उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है वो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व द लैग फेज रिप्रेजेंट। बैक्टीरियल का ग्रोथ कर्व जो होता है, अगर मीडियम बनाना उसमें हम बैक्टीरियल कल्चर डालते हैं तो वो किस तरह से डेवलप होता है, और उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। तो लैग फेज उसमें से क्या रिप्रेजेंट करती है वो बतानी है। लेवलिंग ऑफ, इंक्रीजिंग इन सेल साइज, ग्रोथ रेट या फिर डेथ। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों लैग फेज जो है वो सेल साइज में इंप्रूवमेंट दिखाती है, इंक्रीजिंग बताती है दोस्तों। बाकी फेजेस के बारे में भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अनस्टेन बैक्टीरिया कैन बी काउंटेड यूजिंग। जो भी अब हम जब स्टेन डालते हैं तो उससे स्टेनिंग जिसने एक्सेप्ट की वो बैक्टीरिया तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जिसने स्टेन को लिया ही नहीं उसको काउंटेड हम कैसे करेंगे, तो यूजिंग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एपीफ्लोरेसेंस, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप या फिर टर्बिडोमीटर। तो यहाँ से सही जवाब होगा ये पीसी माइक्रोस्कोप जो होता है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक एग्जांपल बताइए। रैप्डोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस या फिर पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस एक एग्जांपल है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना। तो डी आएगा यहाँ से सही जवाब। नेक्स्ट है, क्लैमाइडोस्पोर्स आर फॉर्म फ्रॉम सेल्स। किस सेल्स से क्लैमाइडोस्पोर्स बनते हैं वो बताइए। स्पोरेंजिया, पैरेंट न्यूक्लिया, वेजिटेटिव हाइफा या फिर हैप्लॉइड न्यूक्लिया। तो यहाँ से सही जवाब होगा क्लैमाइडोस्पोर्स जो है आर फॉर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ वेजिटेटिव हाइफा। नेक्स्ट है जेडन स्टेन। जेडन स्टेन सभी को पता होगा, झील नीलसन स्टेन इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ये टीबी के केस में झील नीलसन स्टेन को यूज किया जाता है। और टीबी देखिए, टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया आपको पता होगा, ई कोलाई नहीं है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो इसके लिए इसका ही सही जवाब यही होगा, जेडन स्टेन इज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ना कि साल्मोनेला सुडोमोनास। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, क्रिस्टल वायलेट, सीवी, क्रिस्टल वायलेट डिसोसिएट्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे एक्वियस सॉल्यूशन में हम क्रिस्टल वायलेट को डालते हैं तो उसका डिसोसिएशन हो जाता है और कुछ आयंस बनते हैं टू फॉर्म द सीवी पॉजिटिव आयन, एंड उसके साथ में क्या बनेगा वो बताना है आपको। क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन या फिर ब्रोमाइड आयन। तो क्रिस्टल वायलेट से क्या दूसरा आयन बनता है, तो क्लोराइड आयन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। Cl- आयन यहां से बन जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट सवाल इस वीडियो का, टू अवॉइड द स्पॉइलेज इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन को खराब होने से बचाने के लिए इंसुलिन को कहाँ स्टोर करना जरूरी है। शुड बी स्टोर्ड एट 15 से 25 डिग्री, 2 से 8 डिग्री, -20 डिग्री, -80 डिग्री। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करना जरूरी है, ताकि इंसुलिन इंजेक्शन को खराब होने से हम बचा पाए दोस्तों, ठीक है। इंसुलिन जो है हमारे बढ़ते हुए ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में काम आता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ मैं जो चीज़ आपके लिए खास करके इस वीडियो में बताना चाहता था, हमारे सेकंड चैनल के बारे में, सेवंथ सेंस, जिसका नाम है
जिसे विकास बोपिनौर हमने ही बनाया हुआ है, और फार्मा नोट्स जितना ही आसान बनाया हुआ है आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए ये बनाया हुआ है दोस्तों। आज ना कल हर इंसान ट्रेडिंग में उतर आता है, यहाँ पे हर दूसरा इंसान ट्रेडिंग में है, अपना पैसा बना रहा है, बड़ा सेटिस्फैक्शन है, आत्मविश्वास ही है दोस्तों, और वो अपने एम्बिशंस इसी तरह पूरा करता है, ना कि जॉब के जरिए हम क्या करेंगे दोस्तों, दूध वाले का लॉन्ड्री वाले का बिल देंगे, घर भाड़ा देंगे, बाकी क्या करेंगे, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे घर मकान जैसी बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए, गाड़ी बंगला करने के लिए आपको सेकंड सोर्स अर्निंग की जरूरत होती है दोस्तों, और हम खुद हर जगह काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारा पैसा काम करेगा, पैसा हमें पैसा ला करके देगा। तो इसी के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग के लिए अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उन चीज़ों को सीखने के लिए बोल रहा हूँ, उन चीज़ों के साथ एक्सेस हो जाइए, सारी टर्मिनोलॉजीज को समझिए। आप फार्मा जैसे इतने बड़े कोर्स को कर सकते हो, तो ट्रेडिंग तो क्या चीज़ है दोस्तों, छोटा कोर्स है, और जिसे हमने ऑलरेडी आसान बनाया हुआ है, तो उसे देखें, उसमें आज ही उतरे, उससे एक्सेस करना आज की ज़रूरत है दोस्तों। अमेरिका में आप देखेंगे तो 10वीं 12वीं के लड़के ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना अर्निंग खुद करते हैं दोस्तों, ना कि माता पिता से पैसे मांगते। तो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग, जिसके लिए आपको जानकारी लेना आज ही स्टार्ट करना है, कल जाके आप खुद के लिए पैसे कमाओ, तो उसमें से 2-4% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसा बढ़ा सकते हो दोस्तों, जिसका लिंक मैं आपको पहले ही बोला है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको क्लिक करें और वहां से थोड़ा बहुत वीडियोस देख करके अपना नॉलेज ट्रेडिंग के लिए बढ़ाए दोस्तों, ये आज की जरूरत है। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन खास वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।